हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बैंक में एफडी, फिक्स्ड डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट और प्रोविडेंट फ़ंड की। सेविंग बैंक की बात हमने पिछली बार कर ली थी और इस बार हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अब एफडी जो होती है, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉज़िट बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट का मतलब होता है कि वो पैसा जब आप उसमें जमा करवाते हैं बैंक में, तो उसको एक पर्टिकुलर समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए उसको आप करवाते हैं। जैसे 3 महीने या 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तक। और कई बैंक जो है वो 10 साल तक भी कराते हैं, लेकिन आम तौर पे 5 साल और 10 साल से ऊपर वो नहीं करते। तो उसके ऊपर बैंक जो है वो हर 6 महीने में अपनी ब्याज की दर निश्चित करता है कि हमने इसके ऊपर कितना ब्याज देना है। और ब्याज भी जो है वो कई चीज़ों के ऊपर वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि उस टाइम देश में महंगाई क्या चल रही है, उस टाइम देश में गवर्नमेंट पैसे उसको लाना चाहती है बैंकों में, या उनको बैंक उनको डिस्करेज कर रही है कि आप ज़्यादा पैसे ना लेके आओ, चाहती है कि लोग पैसे खर्चें बजाय के जमा करने के। तो ऐसे कई कारण हो जाते हैं। अगर महंगाई ज़्यादा है तो महंगाई को रोकने के लिए और लोग पैसे कम खर्चें ताकि महंगाई ना हो, उसके लिए वो फिर बैंक में ब्याज की दर बढ़ा देती है। और अगर वो चाहते हैं कि महंगाई कम है और बाज़ार में सेल हो, तो उसके लिए फिर वो अपनी ब्याज दरें को उनको घटा देते हैं, जिससे लोग सोचते हैं कि बैंक में तो कोई पैसे का ब्याज तो इतना मिलना नहीं है, तो उससे अच्छा है कि अपना पैसे खर्च लो, एंजॉय करो। बैंक में भी तो पड़े रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे आज की डेट में अगर आज देखा जाए, तो इंडिया में आजकल महंगाई की दर जो है वो एवरेज अंदाज़ा मोटा सा 5% के आसपास घूम रही है। और उसी के हिसाब से इंडिया में, भारत में जो ब्याज दर है वो 1 महीने की 3.5% है। मतलब अगर आपने 1 महीने तक ही या 1 महीने तक ही अगर आपने फिक्स डिपॉज़िट कराना है, तो उसकी ब्याज दर 3.5% है। और अगर आपने सेविंग बैंक में रखना है, तो भी उसकी ब्याज दर 3.5% है। तो 1 महीने के लिए फिक्स डिपॉज़िट कराने का कोई इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने वही रकम 6 महीने तक जमा करवानी है, कि कम से कम 6 महीने तक आप डाल के रखेंगे, तो उसके ऊपर आपको वो 5% ब्याज देंगे। मतलब अगर आपने 100 रुपये जमा करवाए हैं, तो उसके ऊपर आपको 6 महीने का 5% ब्याज मिलेगा। तो क्योंकि वो आधे साल का है, पूरे साल का अगर 100 के ऊपर 6 रुपये मिलेंगे, तो आपको आधे साल के बाद 3 रुपये मिल जाएंगे, तो आपको 103 रुपये वापस मिल जाएंगे। अब आप सोचते हैं कि अगर इसको तुड़वा दें, मान लो आपको अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, तो टूट जाती है एफडी, लेकिन फिर आपको वो ब्याज जो है वो पहले वाला नहीं देते। जहाँ तो वो सेविंग बैंक वाला ही ब्याज देंगे, जो आपको 3.5%, जहाँ उन्होंने आपको बताया होता है कि अगर आप उससे पहले तोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, तो ब्याज दर कम हो जाएगी, लेकिन ब्याज कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह अगर आप उसको 1 साल के लिए करवाते हैं, मतलब 1 साल तक आप पैसा नहीं निकलवा सकते, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा 6% ब्याज। और अगर आप 5 साल का करवाते हैं, जहाँ 5 साल से ऊपर, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा ब्याज 7%। अब महंगाई है 5%, तो 1 साल में अगर 5% महंगाई रहती है, तो आपका जो 100 रुपया था, उसकी वैल्यू वैसे भी 105 हो जाएगी। मतलब कि 5 रुपये जो आपको ब्याज मिलेगा, उसकी वैल्यू तो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो उसके साथ उतनी महंगाई बढ़ गई। लेकिन जो 2 रुपये आपको मिलेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा अगर आप 5 साल या उसके ऊपर वाले में पैसे जमा करवाते हैं। अब अगर उसके बनिस्बत, उसके बजाय हम पाकिस्तान में देखें, तो पाकिस्तान में जो महंगाई है वो काफ़ी ऊपर है। इसलिए पाकिस्तान में लोगों को पैसे बैंक में रखने के लिए गवर्नमेंट या बैंक्स ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, ज़्यादा उनको ब्याज दे रहे हैं, ताकि वो लोग
अपने पैसे बैंक में जमा करवाएँ। तो वहाँ पर अगर आपने 1 महीने का ब्याज करवाना है तो वो है 19.5%, और महंगाई जो है वो आजकल वहाँ पर ऑलमोस्ट 30 से 35% के आसपास है। अगर आपने 6 महीने कराना है तो वो है 19.75%। सो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 0.25 पैसे का फ़र्क है। और 1 साल की वहाँ पर ब्याज है ₹20, 20%। लेकिन 5 साल का ब्याज वहाँ पर 16% है। अब जबकि 5 साल में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो 1 साल का ब्याज 20% है, लेकिन 5 साल का ब्याज 16% है। तो ये क्या बताता है कि वहाँ की सरकार या वहाँ के बैंक ये सोच रहे हैं कि 5 सालों में वहाँ पे महंगाई कम हो जाएगी, जिससे वहाँ पर उनको इतना ब्याज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले से ही उन्होंने ब्याज उस समय का थोड़ा कम करके रखा हुआ है। तो ऐसे ही और भी कई कारण हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं, जिनसे ब्याज की दरें जो बैंक है, जहाँ जो सरकार है, जहाँ जो सेंट्रल बैंक है वो निर्धारित करता है, और सारे बैंक उनको फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो ये है बैंकों में पैसे जमा करवाने की, कि जो बैंकों का पैसा है वो एक तरह से काफ़ी सेफ होता है। उसमें जो गवर्नमेंट है वो गारंटियाँ भी देती है कि इतने लाख रुपए तक आपका अगर पैसा बैंक में है, और अगर बैंक डूब भी जाए तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें स्कैम की, धोखाधड़ी की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं होती, इतना ज़्यादा नहीं चक्कर होता, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक तो वहाँ पे हज़ारों साल से हैं, सॉरी नॉट हज़ारों साल, 100 साल से हैं, 50 साल से हैं। तो अब वो बैंक इतने सालों से इस्टेब्लिश्ड हैं, और गवर्नमेंट उनके जो कानून हैं उनके हिसाब से वो चलते हैं। तो उनके ऊपर काफ़ी रेगुलेटरी और कानूनी पाबंदियाँ लगाई हुई होती हैं बैंक बैंक के ऊपर। तो इससे अगर वो डूब भी जाएँ तो गवर्नमेंट जो है उनको बेल आउट देती है, उनको बचाती है, जहाँ एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज कर देती है, मिला देती है, और आम आदमी को इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो बैंक की जो आपका निवेश है, या बैंक में जो आप जमा करवाते हैं, उससे आपका पैसा जो है वो बढ़ता तो थोड़ा कम है, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें आपके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई गड़बड़ी होने का भी चांस इतना ज़्यादा नहीं होता है, और समय पर आपको पैसे भी वापस मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, जब हम कोई पैसे कहीं लगाते हैं, जहाँ उसका निवेश करते हैं, किसी को देते हैं, तो वो अलग-अलग चीज़ों में हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में अंग्रेजी में एक कहावत है, हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। मतलब जितना ज़्यादा आप जोखिम लेंगे, आपको उसका प्रॉफिट भी, उसका जो फ़ायदा है वो भी उतना ज़्यादा ही मिलेगा। अब अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएँ, जहाँ जुए में पैसे लगाएँ, तो जुए में पैसे अगर आप ₹100 लगाते हैं तो वो 500 भी हो सकता है। लेकिन उसमें जोखिम भी उतना ही ज़्यादा है, 100 का 0 भी हो सकता है। तो ये आपने खुद देखना है कि आपने पैसे अपने कहाँ लगाने हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पैसे वहाँ लगाने चाहिए जहाँ कम से कम जोखिम हो, और एक बार में सभी पैसे, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, ये अपने सारे पैसे एक जगह पर मत लगाएँ। उनको जगह-जगह के ऊपर डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में लगाएँ, ताकि अगर एक चीज़ नीचे चली जाए तो कम से कम आपके जो सारे पैसे हैं वो ना डूबें, थोड़े पैसे डूबें, तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा। अब आरडी क्या होती है? रिकरिंग डिपॉज़िट स्कीम अनदर एक दूसरी स्कीम है। अब अगर आपके पास एक मुश्त पैसे हैं जमा करवाने के लिए, तो आप उसको फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, और आप उसको 1 साल के लिए जमा करवाते हैं, तो आपको उसके ऊपर 6% ब्याज मिलेगा। तो 1 साल अगर आप उसको रखते हैं, तो आपको 1 साल के बाद 1 लाख के ऊपर 6,000 मिलेगा, तो आपको टोटल 1,06,000 रुपया वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई बंदा है, वो आज ही नौकरी उसको मिली है, आज ही नौकरी पे लगा है, जहाँ उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, आजकल तो दोनों बराबर ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लोग उतनी ही खुशी करते हैं, और होनी भी चाहिए। तो उस केस में वो चाहता है कि जब तक मेरे बच्चे बड़े हों, 18 साल के हों, 20 साल के हों, इनकी पढ़ाई का खर्चा होना है, इनकी शादी का खर्चा होना है, तो उसके लिए वो चाहता है कि मैं इनको एक मुश्त रकम उस समय हमें मिल जाए। तो उसके लिए फिर हम उसको
रिकरिंग डिपॉज़िट खोलते हैं जिसमें आप थोड़ी-थोड़ी रकम हर महीने जमा करवाते हैं और उस पे आपको जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके खर्च के लिए काफ़ी बड़ी एक रकम आपके लिए तैयार हो जाती है। उसकी भी जो ब्याज दर होती है, उस ब्याज दर फ़िक्स्ड डिपॉज़िट वाली ही होती है आम तौर पे। मतलब जो ब्याज 5 साल का जैसे 7% है भारत में और 16% है पाकिस्तान में। तो अगर आप रिकरिंग डिपॉज़िट खोलेंगे तो वो भी ब्याज दर उतनी होगी, लेकिन उसमें भी शर्त यही है कि आप उसमें जब पैसे है लगातार जमा करवाते रहेंगे लेकिन निकाल नहीं सकते। जो सेविंग बैंक का अकाउंट होता है उसमें ब्याज दर कम होती है, लेकिन आप उसमें से निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। हालांकि उसमें निकालने का शर्त होती है कि आप साल में कुछ 20 बार निकाल सकते हैं, कुछ बैंक 25 बार निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे है। लेकिन आरडी में आप एक बार डाल दें तो आप निकाल नहीं सकते, अगर आप निकालेंगे तो फिर आपको पेनल्टी पड़ती है। अब आरडी में ऐसे है कि मान लीजिए आप 5,000 रुपया हर महीने जमा करवाते हैं, तो मान लीजिए आप 5 साल जमा करवाते हैं, तो 5 साल में अगर उसके ऊपर आपको 6% भी ब्याज मिलता है तो मोटा से अंदाजे के हिसाब से आपका 5 साल में उसमें 6 5 3 लाख रुपया चला जाएगा और आपको मिलेगा 3,52,000। तो अगर आपने किसी काम के लिए पैसे जोड़ने हैं और आपने हर महीने सिर्फ 5,000 रुपया जमा कराया, तो 5 साल के बाद आपको एक मुश्त 3,52,000 रुपये मिल जाएंगे। अब आप इससे कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, बच्चे को कॉलेज में दे सकते हैं, कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं। तो इस तरह एक बड़ी रकम जमा हो जाती है और अगर 5 साल के बाद आपको अभी नहीं चाहिए तो आप इसको फिर से एफडी करवा दें, तो यही रकम 5 साल के बाद 8% मतलब जैसे 3 लाख 3.5 लाख इसमें और 2 लाख और जुड़ जाएगा तो ये 6 लाख के आसपास हो जाएगी। तो ऐसे रकम आपकी बढ़ती रहती है और अगर आपने आरडी भी साथ में खोली हो तो 3,52,000 वो हो जाएगी, 6 लाख ये होगी, तो आपका 10 लाख के आसपास पैसा जमा हो गया कोई 10 साल में। तो थोड़े पैसे से बड़ी जमा राशि करने का ये एक बहुत बड़ा तरीका है। इसके बाद तीसरा जो तरीका होता है बैंकों में खास करके जमा करवाने का, उसको अब पाकिस्तान का तो मेरे को इतना अभी नहीं नॉलेज, लेकिन इंडिया में उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जो लोग अपना इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स जमा करवाते हैं, तो बैंक जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उनको छूट देती है कि अगर आप कुछ पैसे अलग अलग चीज़ों में, जैसे आपने घर का कर्जा लिया हुआ है, जहाँ आपने कहीं किसी को दान किया है, कोई संस्थाओं को, जहाँ आपने प्रोविडेंट फंड में डाला है, जहाँ आपने कोई और जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज बॉन्ड्स हैं उनमें पैसा लगाया, तो उसके ऊपर आपको टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो मान लीजिए एक आदमी है, उसकी जो टैक्स ब्रैकेट है, जैसे वो उसको अगर 1 लाख की इनकम होती है और वो 30% टैक्स देता है, तो उसका 1 लाख में से 30,000 रुपया टैक्स चला जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट उसको कहती है कि अगर आप यही 30,000 प्रोविडेंट फंड में डाल दो तो हम उसके ऊपर आपको 20,000 रुपया छोड़ देंगे, 20% छोड़ देते हैं, 25% छोड़ देते हैं। तो अगर वो आदमी की लिमिट मान लीजिए वो 1 लाख रुपया जमा करवाता है तो उसको 20,000 रुपया छूट जाएगा। तो इस हिसाब से उसको 30,000 की जगह सिर्फ 10,000 टैक्स देना पड़ेगा और वो 1 लाख जो है वो उसका फिक्स डिपॉजिट बैंक के पास हो जाएगा। और ये लंबी अवधि की स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ के रखें और उनको किसी टाइम बाद में तकलीफ़ ना आए। तो ये 15 साल की भी हो सकती है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 20 साल भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं और जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास इसमें से काफ़ी बड़ी रकम मिल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर ब्याज जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट वाला ही मिलता है और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि अब आपने 1 लाख रुपया जमा कराया तो असल में तो आपने 80,000 ही कराया, क्योंकि 20,000 तो जो आपने टैक्स देना था वो टैक्स आपको नहीं पे हुआ, तो असल में तो आपने 80,000 कराया, लेकिन आपका जमा हो गया 1 लाख और आपको उसके ऊपर ब्याज मिलता रहेगा। तो इस ऐसी स्कीमों के ऊपर भी बहुत बेनिफिट होता है। अब थोड़ा जा हम बात कर लें दुनियादारी की।
तो हर आदमी जो है वो अकेला है। जितना मर्जी आप सोचो कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा भाई है, मेरा ये है, मेरी संस्था है, मेरा वो है, लेकिन समय आने पे कोई आपका नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो आगे पढ़ना चाहता है, तो अगर उसके पास पैसे नहीं हैं और 1 लाख रुपया फ़ीस है, तो मेरा ख़्याल है कि कोई रिश्तेदार होगा जो उसको 1 लाख रुपया दे देगा, क्योंकि 1 लाख रुपया 1 साल का खर्चा होगा। अगर वो 10 साल पढ़ता है तो 10 लाख का खर्चा कौन देगा उसको? तो जहाँ तो माँ बाप देते हैं, जहाँ कोई बहुत किसी खास आदमी का कोई रिश्तेदार ऐसा हो जो दे दे। तो इसलिए अपने आप को ये समझें कि मैंने अपना गुजारा और अपना सेफ्टी और अपना पैसा खुद ही जोड़ना है और खुद ही अपने आप को तरक्की करनी है। तो अगर आप तरक्की करनी है तो इसके लिए फिर आपको यही तरीका है कि अगर आप ज़्यादा अमीर नहीं हैं तो आप फैमिली प्लानिंग करें, थोड़े बच्चे पैदा करें, ताकि अगर 1 या 2 बच्चे होंगे तो आप उनके लिए पैसा जोड़ सकते हैं और उनका खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आप बहुत अमीर हैं तो आप ज़्यादा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूसरी बात, अपने परिवार और बच्चों की खातिर पैसे जोड़ें। ये मत सोचें कि बच्चा आएगा, बच्चा बड़ा होएगा, बच्चा नौकरी लग, जैसे हमारे देशों में बच्चा पैदा होता है फिर उसको किसी दुकान पे लगा देते हैं और उसको पढ़ाते नहीं हैं, और जब वो बड़ा होता है तो वो भी अनपढ़ रह जाता है और फिर वही सर्कल चलता रहता है और वो भी बच्चे पैदा करता रहता है। उससे एक तो देश में भी गरीबी बढ़ती है, उस घर में भी गरीबी रहती है और वो बच्चे भी अनपढ़ रह जाते हैं, जो कि देश की इकॉनमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देते। तो एजुकेशन और सेविंग्स, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को भी ऊपर उठाती हैं और देश को भी ऊपर उठाती हैं। तो अगर हम लोगों ने तरक्की करनी है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हमें सबसे पहले एजुकेशन लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप एजुकेशन लेंगे, तो कोई सियाने ने कहा है कि जो बंदा पढ़ा लिखा होता है उसकी सारे दुनिया में इज्जत होती है, और जो राजा होता है उसकी इज्जत उस देश में होती है। अगर दूसरे देश में भी हो सकती है लेकिन मोस्टली उसी देश में होती है। अगर वो दूसरे देश में राजा ना हो, एक आम आदमी हो, तो उसकी वैल्यू एक आम आदमी जैसी होती है, राजा जैसी नहीं होती। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है, वो विद्वान होता है, उसको नॉलेज होता है, उसके पास नॉलेज की पावर होती है, तो उसकी सब जगह इज्जत होती है। अब जो पैसा जोड़ते हैं हम, जब सेविंग अडॉप्ट करते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाते हैं, तो इसके हमारे को बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। हमारी पर्सनैलिटी भी इससे निखर जाती है। जैसे आप अब आप सवाल पूछेंगे कि कैसे निखर जाती है, तो देखिए, इससे हमारे को मोटिवेशन आती है। जब हम एक बार पैसे जोड़ते हैं तो उस पैसे से हम कोई चीज़ खरीदते हैं, गहना खरीद लिया, कोई प्लॉट ले लिया, कोई मकान ले लिया, अगली बारी डाउन पेमेंट लेके उसके ऊपर मकान बना लिया, आपका किराया बच गया, तो आपको मोटिवेशन हो जाती है, आपको खुशी होती है कि यार देखो, मैंने अपना घर बना लिया, मैंने अपने बच्चे पढ़ा लिए। जब बच्चे अपनी नौकरियां पे लग जाते हैं, पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं, दूसरे देशों में भी जा सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, उनकी आज इतनी इतनी सैलरी है, बाहर के लोग उनको आवाज़ें लगा रहे हैं, लोगों को चाहिए देश में कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, तो आपको खुशी होती है। दूसरी, आप ज़्यादा खर्चे की आदत आपकी बच जाती है। जैसे आप जुआ नहीं खेलेंगे, आप शराब नहीं पिएंगे, आप बीड़ी सिगरेट में पैसा, अब मान लीजिए एक बंदा है वो शराब पीता है, तो अगर वो एक दिन की है, 1 महीने की 1000 रुपये की शराब भी पीता है, तो साल की 12,000 की शराब पी जाता है। और अगर आप वही एफडी खोल दें 1000 की, तो आपको उसके ऊपर 12,000 के साथ अंदाजन 720 रुपये ब्याज भी मिल जाएगा, जब 72 रुपये या 100 रुपया साथ में ब्याज भी मिल जाएगा। तो हर चीज़ का आपको उसमें बेनिफिट है। आप सोचेंगे यार शराब में पी के मैंने क्या करना है, उससे अच्छा है कि ये पैसे वो मेरे बच्चों के काम आएंगे या मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, और आप गंदी बुरी आदतों से भी बच सकते हैं। इसी तरह आप में दृढ़ता बढ़ती है, आप अपने किसी भी काम में कंसिस्टेंस हो जाते हैं, आप लगे रहते हैं। आप जब 5 साल की आरडी करवाएंगे तो आपको मालूम है कि मैंने हर साल इसमें पैसे डालने हैं, हर महीने इसमें पैसे डालने हैं, तो आप में कंसिस्टेंसी आती है। यही चीज़ आप दूसरी तरफ भी करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप लगातार काम करना लग जाते हैं कि हाँ भाई, ये काम मैं रोज़ करूँगा, रोज़ करूँगा। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर पत्थर के ऊपर रस्सी से लगातार घिसते रहें, लगातार घिसते रहें, लगातार घिसते रहें, तो रस्सी थोड़ी कोमल होती है और पत्थर बड़ा सख्त होता है, लेकिन फिर भी पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है, क्योंकि
रस्सी को इतनी बार उसके ऊपर रगड़ा गया है। तो इसी तरह हम जब कोई काम लगातार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पैसे जमा कराते हैं, तो हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला समय है, वो खुशहाल हो जाता है। और आपके बच्चे भी आपको दुआएँ देंगे कि हमारे माँ-बाप कितने अक्लमंद थे कि इन्होंने हमारे लिए सैक्रिफ़ाइस करी, अपना समय में खाया-पिया भी पूरा संयम से और पैसे भी जोड़े और सिर्फ़ खर्चा ही नहीं किया और हमें किसी अच्छी जगह पे पहुँचा दिया। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। बाकी कल हम अगली जो स्कीम्स हैं, जैसे शेयर मार्केट है, उसमें कैसे पैसा बढ़ता है और दूसरी कोई चीज़ें उनके ऊपर बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।